हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे यूनिफॉर्म मोशन। क्या पढ़ रहे थे? मोशन की टाइप पढ़ रहे थे ना। उनमें क्या था? एक यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या क्या रहता है भाई? वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कितना होता है? 0 होता है। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मोड लगा दो ना कि वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है। ऐसे ही एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। पाथ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा जी, ओके। इतनी चीजें होती हैं यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। ठीक है, अच्छा। अब सिंपल सा अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर, मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए बाइसिकल है। ठीक है, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। ठीक है, अच्छा। इसने यहां से 120 मीटर दूर एक कोई भी मान लीजिए एक पोल है, एक पोल है। तो मैंने आपसे पूछा कि बताइए ये पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, इस पोल तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी। तो भाई आप देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो v तो क्या रहेगा भाई, आपके पास कांस्टेंट रहने वाला है। अगर v कांस्टेंट है, v कितना होता है? dx बाई dt या ds बाई dt लिख दीजिए। तो कितना हो गया? v dt इक्वल टू ds। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन dt टाइम इंटरवल। ठीक है, अगर दोनों तरफ आप इंटीग्रेट भी करेंगे तो ये हो जाएगा vt और ds का हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये रिलेशन आपका वैल्यू होता है, ये मैंने आपको बताया भी था। तो आप लगा दीजिए s की वैल्यू क्या 120 दे रखी है आपको। यस सर, v की वैल्यू 20 इंटू टोटल टाइम दिया इसने, तो क्या t इक्वल टू 6 सेकेंड आ जाएगा। यस सर, t इक्वल टू कितना आ गया? 6 सेकेंड आ गया। ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ऐसे इस पे ज़्यादा टफ क्वेश्चन होते नहीं है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसके रिलेटिव मोशन में। तो जब अपन रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे उस टाइम अपन ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन दोबारा करेंगे। वो थोड़े क्वेश्चन अच्छे होते हैं। ओके, दूसरा देखिए। अब अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की, तो जनरली जो आपको ग्राफ बनाने होंगे वो 3 ग्राफ होंगे। एक तो होगा st, एक होगा vt और एक होगा at ग्राफ। 3 टाइप के ग्राफ बनेंगे आपके। ठीक है, अच्छा जी। रिलेशन आप जानते ही हो कि v इक्वल टू होता है ds बाई dt। यानी s को अगर आप डिफरेंशिएट, डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपके पास क्या आने वाली है? वेलोसिटी आने वाली है। ठीक है, अच्छा जी। a इक्वल टू होता है dv बाई dt। समझना इस चीज को। तो ds बाई dt डिफरेंशिएशन, जो अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स वाला लेक्चर देखा था तो आपको पता चलता है कि ds बाई dt, जैसे dy बाई dx क्या होता है? ये होता है स्लोप। क्या होता है? स्लोप। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी अपने अगर ग्राफिकल देखें तो st ग्राफ का स्लोप होगी। st ग्राफ का स्लोप विद टाइम एक्सिस, विद टाइम एक्सिस। st ग्राफ का स्लोप विद टाइम एक्सिस, ये क्या बताती है? वेलोसिटी। ऐसे ही जो एक्सेलरेशन होगा, अगर आपको vt ग्राफ दिया हुआ है तो इसका स्लोप क्या होगा? एक्सेलरेशन। क्या होगा? एक्सेलरेशन। ये तो जनरल कंसेप्ट है अपना आपके। अच्छा, इसका रिवर्स अगर आप इसको ऐसा देखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो v dt बराबर ds। दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो देखो डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। देखो s को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो v आ रहा है, तो v को इंटीग्रेट करोगे तब आपके पास s आएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? v dt। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया अंडर vt ग्राफ।
ये सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के लिए कंसेप्ट तो ये कोई भी मोशन हो ये कंसेप्ट तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। अब इनको यूनिफॉर्म मोशन में अप्लाई करेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ बन जाएंगे। जब अपन इनको अप्लाई करेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में तो उसके ग्राफ बन जाएंगे, पर कंसेप्ट यही रहेंगे। ऐसे सिमिलरली आप देखो इधर से लिख सकते हो a dt बराबर dv, तो आप इंटीग्रेट करोगे तो यानी जो वेलोसिटी होती है वो किसका एरिया होगी, एटी ग्राफ का। एटी ग्राफ का जो एरिया आता है वो क्या बताता है आपके पास, वेलोसिटी। एक्चुअल में जो चेंज इन वेलोसिटी बताता है, क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी बताता है। जैसे मैं आपको बोलूं t इक्वल टू 0 पे, यानी जब स्टार्ट हुआ तो इसकी स्पीड u थी और t इक्वल टू t टाइम पे इसकी स्पीड v हो गई, तो a dt का इंटीग्रेशन बताएगा v माइनस u, यानी चेंज इन वेलोसिटी बताता है। क्या बताता है, एटी ग्राफ का एरिया क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा जी, इन सारी चीजों को बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है। देखो कैसे, आप ये तीनों ऐसे लिख लीजिए ये तीनों के तीनों आप ऐसे लिख लीजिए। अब नीचे की तरफ चलोगे तो ये नीचे, तो ये बताएगा स्लोप। देखो जैसे देखो मैं आपको सुनाता हूँ, एसटी ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी बताएगा, वीटी ग्राफ का स्लोप है वो एक्सीलरेशन बताएगा, ठीक है। इसका एटी ग्राफ का जो स्लोप है वो कुछ नहीं बताएगा जनरली, कई बार वहां तक आपके है नहीं, वरना एटी ग्राफ का स्लोप जर्क बताता है ना, जर्क झटका जो लगता है वो बताता है, उसका आपको कोई लेना देना नहीं है। एसटी ग्राफ का स्लोप वीटी, एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन, और इधर एरिया लिख लो, एरिया। इसका एरिया, एटी ग्राफ का एरिया वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो नीचे चलोगे तो स्लोप, ऊपर चलोगे तो एरिया, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर गो से देखा जाए तो एसटी ग्राफ का जो एरिया है, देखो आपके पास तीन चीजें हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ठीक है। एसटी ग्राफ क्या बता सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बता सकता है, डिस्प्लेसमेंट तो बताएगा ही बताएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो उसके ऊपर बनाया गया है। उसके साथ साथ इसका जो स्लोप है वो वेलोसिटी बता सकता है, यानी ये दो चीजें बता सकता है। एक तो क्या बता सकता है डिस्प्लेसमेंट, और इसका स्लोप क्या बता सकता है, वेलोसिटी। ऐसे वीटी ग्राफ का देखना भाई, वीटी ग्राफ भाई वेलोसिटी तो बताएगा ही बताएगा, इसके अलावा क्या वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन बता सकता है, यस सर। और वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट बता सकता है। देखो एरिया क्या बता सकता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर आपको वीटी ग्राफ दे रखा है तो आपके पास ये तीनों वेरिएबल निकाल सकते हो। देखो एसटी ग्राफ दे रखा है तो आप दो चीजें निकाल सकोगे, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम का दे रखा है तो तीनों चीजें निकाल पाओगे भाई। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है वीटी ग्राफ। अगर आपको वीटी ग्राफ दिया हुआ है तो उससे सारी चीजें निकल जाती हैं। चलिए जी, और देखें एटी ग्राफ। एटी ग्राफ भाई क्या बताएगा, एक्सीलरेशन तो बताने वाला ही है, साथ में इसका जो एरिया है वो वेलोसिटी बता सकता है। क्या बता सकता है, वेलोसिटी बता सकता है। तो ये भी दो चीजें बता सकता है, ये भी दो चीजें, और ये क्या बता सकता है, तीनों चीजें। इसलिए वीटी ग्राफ क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब अपन ये कंसेप्ट लगाते हैं और ग्राफ बनाते हैं यूनिफॉर्म मोशन के। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन के अगर मैं ग्राफ बनाऊं, यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। चलिए जी, अब देखिए सबसे पहले एस टी ग्राफ, एस टी ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब ds बाई डी टी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी एस टी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, एस टी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, स्लोप कांस्टेंट का मतलब देखो, अगर मैं ऐसी लाइन खींचूं, ठीक है, तो इसका मतलब है स्लोप कांस्टेंट है। अगर ऐसी बनाऊं तो देखो स्लोप लगातार घटता जा रहा है, और अगर मैं ऐसी लाइन बनाऊं तो इसका मतलब स्लोप लगातार बढ़ रहा है। देखो आप जैसे इस पे चढ़ना चालू करो तो एकदम चढ़ाई एकदम खड़ी होती जाएगी, है ना, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप घट रहा है, और ये इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है, आप बराबर स्लोप पे चले जा रहे हो, ठीक है। मुझे तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाना है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या वेलोसिटी कांस्टेंट, और आप तो जानते हो एस टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वही क्या होता है, वेलोसिटी। ये भी अभी मैंने आपको लिखवा दिया। और एस टी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी इसमें क्या रहती है, कांस्टेंट, यानी स्लोप चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर आप यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा भाई, ऐसा,
ऐसा, ये एस टी ग्राफ। अच्छा, इसके स्लोप को लिखा जाता है, जैसे अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा इज द स्लोप और tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ को देख के आप क्या बता सकते हो, देखो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे था, ओरिजिन पे, कहाँ पे था, ओरिजिन के ऊपर था। ठीक है, क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं, यस सर। जैसे मान लो मैं कहूँ जैसे एक पार्टिकल एक्स एक्सिस का लॉन्ग चल रहा है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का लॉन्ग चल रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये टाइम, ये मैंने ग्राफ बनाया, तो मैं कहूंगा कि t इक्वल टू 0 पे x कितना था, 0, यानी पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हुआ है भाई, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। अच्छा, और इसका स्लोप क्या बताने वाला है आपको, वेलोसिटी। ये ग्राफ मैं इधर से भी बना सकता था ऐसे, इसका मतलब देखो स्लोप तो भी कांस्टेंट ही है, तो मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन ही है, बट अब ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो कहीं से पार्टिकल स्टार्ट हो सकते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ, अब वो तो डिपेंड करेगा मैं ओरिजिन कहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ। मैंने वहां पे अज्यूम किया तो मेरा स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा, बोल बात समझ में आ रही है आपको, ऐसा होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऐसा बनाऊं तो इसका मतलब है, देखो इतने टाइम तक x की वैल्यू क्या रहेगी, इस पूरे एक्सिस पे x क्या है, 0, यानी इतने टाइम तक, जैसे ये x एक्सिस है, यहाँ से पार्टिकल ओरिजिन पे खड़ा है, अब जैसे 2 सेकंड तक तो पार्टिकल चला ही नहीं, तो 2 सेकंड तक तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, 0 ही, तो उसके बाद चलना स्टार्ट हुआ, तो यानी थोड़ी देर बाद मोशन स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग में पार्टिकल चलना स्टार्ट नहीं हुआ था। सिंपल सिंपल सा मतलब है। देखो ये तीनों ही यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि स्लोप तो तीनों ही कांस्टेंट है। इसका मतलब ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये ओरिजिन पे स्टार्ट नहीं हुआ, और इसका मतलब वो थोड़ी देर बाद मोशन स्टार्ट किए, कुछ देर वो ओरिजिन पे खड़ा रहा है। अच्छा जी, और देखो ये एस टी ग्राफ है। अच्छा, अगर मैं बोलूं पार्टिकल रेस्ट पे है, तो अगर मैं एक्स टी ग्राफ बनाऊं, पार्टिकल कैसा है, रेस्ट पे, तो इसका मतलब क्या, 0, वेलोसिटी 0, और वेलोसिटी क्या होती है, एस टी ग्राफ का स्लोप, यानी ये 0 होगा, तो भाई ऐसा ग्राफ बनेगा। तो स्लोप tan थीटा, थीटा क्या होता है, जैसे मान लो ये मैंने जैसे ऐसा ग्राफ बना रहा हूँ, तो ये तो होता है tan थीटा क्या हो गया, स्लोप होता है ना, tan थीटा तो पता है वेलोसिटी को। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो वेलोसिटी 0 मतलब tan थीटा 0, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0, यानी जो एक्स टी ग्राफ है वो किसके पैरेलल आएगा, टाइम एक्सिस के, ताकि स्लोप आपका कितना हो जाएगा, 0। अगर ग्राफ ऐसा बना हुआ है, देखो किसी भी टाइम पे आप एक्स कोऑर्डिनेट देखो, इस टाइम पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट इतना, इस टाइम पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट इतना ही, यानी हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, यानी पार्टिकल एक जगह x इक्वल टू 4 पे खड़ा है तो 4 पे, जैसे मान लो यहाँ पे x इक्वल टू 4 है तो पार्टिकल 4 पे ही खड़ा है। अगर मैं इसके ऊपर ही लाइन ओवरलैप कर दूं तो इस पूरी लाइन पे x कितना होगा भाई, 0 होगा, तो यानी पार्टिकल ओरिजिन पे खड़ा है, किस पे खड़ा है, ओरिजिन पे खड़ा है। ऊपर ऐसा बनाया तो इसका मतलब भाई पार्टिकल x इक्वल टू 4 पे रेस्ट पे है। पहली बात देखो, आप स्लोप देखते तो सर जी स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0, और वेलोसिटी अगर 0 है तो पार्टिकल कैसा है भाई आपका, रेस्ट पे है। दूसरा आप ऐसा ही बोल सकते हो, देखो वेलोसिटी का होती है स्लोप, और मेरे को पता है कि पार्टिकल रेस्ट पे है तो वेलोसिटी 0 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा देखो, जैसे इसके ऊपर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन बोला, मैं कह रहा देखिए भाई ये x ये t, चलो भाई ए बी, मैं कौन से दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके एक्स टी ग्राफ दे रखे हैं, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, कौन तेज चल रहा होगा। तो आप देखो, आप दोनों का स्लोप निकाल लो, स्लोप कौन से एक्सिस के साथ निकालना है, टी एक्सिस के साथ, है ना, टी इधर भी ले सकता हूं मैं, आपको तो टी के साथ एंगल बनाना है, इसका इतना ये थीटा ए ये थीटा बी, भाई कौन सा एंगल ज्यादा लग रहा है आपको, थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी, इसका मतलब वी ए इज ग्रेटर देन वी बी होगा, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी होगा। चलो भाई, और देखिए दूसरा, मैंने आपसे बोला जैसे मान लो ये t देता है, ये x देता है, ए बी, भाई कौन तेज चल रहा है, तो एंगल किसके साथ बनाओगे, t एक्सिस के साथ। भाई आप पूछते ना किसकी स्पीड ज्यादा है, तो v बराबर कितना होता है, dx बाई dt, v इक्वल टू dx बाई dt। तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप कौन से एक्सिस के साथ, टी एक्सिस के साथ, जो नीचे आता है ना उसके साथ एंगल, ये थीटा ए है, ये बेटा थीटा बी है, आपको तो एंगल टी एक्सिस के साथ निकालना है, ध्यान रहे
किसका एंगल ज्यादा है, जब थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए। यस सर, अगर थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए है, इसका मतलब वी बी इज ग्रेटर देन बी ए होगा। कौन तेज चल रहा होगा, ए तेज, वी बी तेज चल रहा होगा, है ना। अच्छा जी, और देखो, और एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो, मैं आपको बोलूं कि मैंने बनाया ये एक्स टी ग्राफ, एक ऑब्जेक्ट था जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, ये दो ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। मैंने पूछा बताओ वी ए बाई वी बी, वी ए बाई वी बी। अच्छा सिर्फ वेलोसिटी है स्पीड है, भाई कुछ भी हो यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड और वेलोसिटी तो क्या रहेंगे, दोनों सेम ही रहेंगे, है ना, यूनिफॉर्म है, स्लोप दोनों कांस्टेंट है। अब देखो थीटा ए कितना लिखूं, क्या मैं थीटा ए को tan 60 लिख दूं, थीटा ए को कितना लिख दूं, tan 60, और इसको बी वाले का tan 30, और ये वैल्यू तो आपको याद ही होंगी, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और ये होता है 1/√3, तो ये 1/√3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, तो वी ए बाई वी बी इक्वल टू 3/1। क्या रेशियो आ गया है आपके पास, चलिए जी, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछता ही रहता है। चलो और देखो, और देखो, अब मैंने कहा जैसे मैं बनाऊं आपसे ये x ये t ग्राफ। अच्छा जी, एक ऑब्जेक्ट ये चला, एक ऑब्जेक्ट ये चला, और एक ऑब्जेक्ट ये चला, ये a b c, तीन ऑब्जेक्ट के ग्राफ बनाए मैंने। अच्छा मैं कहूं इनमें से t इक्वल टू 0 पे तीनों में से सबसे आगे कौन था, तो देखो t इक्वल टू 0 पे तीनों मैंने गाड़ी बना, ये लाइन है, तो जो बी वाली कार है, बी वो तो भाई ओरिजिन पे, t इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन ये है। अच्छा सी की ये वाली पोजीशन है, मान लो ये x1 है, तो ये कितने पे है, सी वाली कार x1 पे है। अच्छा ए वाली कार कहाँ है, ए वाली कार को t इक्वल टू 0 के ऊपर देखो, जब टाइम वैल्यू 0 थी, तो ये ग्राफ देखो स्टार्ट यहाँ से हुआ है, तो ये ग्राफ यहाँ से, यानी इतने टाइम तक तो x 0 ही रहा है, तो चला ही नहीं है, तो ये भी स्टार्टिंग में कहाँ पे है, ओरिजिन पे। अब ये तीनों चलने स्टार्ट हुए, अब तीनों चलने स्टार्ट हुए तो सबसे तेज कौन चला, जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, इनमें से किसकी है सबसे ज्यादा, सर इसकी। क्या ये सबसे खड़ी लाइन है, क्या इसका स्लोप सबसे ज्यादा है, यस सर, ये सबसे तेज चला कौन, ए वाला, ए वाला, रुक जाओ, ए वाला, ये किसको लिख दिया मैंने, ये सी है और ये ए है। सबसे तेज कौन चला, ये चला, फिर उसके बाद कौन चला सर जी, उसके बाद बी चला, उसके बाद सेकंड स्पीड किसकी है, और उसके बाद कौन चला भाई, सबसे धीरे कौन है इनमें से, सी, सबसे तेज ए, सबसे धीरे सी, बीच में बी। अच्छा अब सबसे तेज ये चल रहा है ए, तो देखो क्या ए सी को क्रॉस कर देगा, यस सर, कहां पे क्रॉस करेगा, देखो जब भी, अब ये आगे आगे चलता रहेगा, ये पीछे पीछे आएगा, ए वाला, अभी आप बी को छोड़ो, ए वाला पीछे पीछे आएगा, तेज आ रहा है, तो कुछ टाइम के बाद इसको क्रॉस करेगा, तो जब भी क्रॉस करेगा तो क्या ए और सी एक ही पोजीशन पे आ जाएंगे, तभी तो क्रॉस करेगा, हाँ यस सर। तो क्रॉस कब करता है, जब दोनों एक ही पोजीशन पे हो, जैसे मैं कहूं ए ने सी को कब क्रॉस किया, तो ये ए है, ये बेटा सी है, ए और सी कब क्रॉस करेंगे, इस पॉइंट पे, जब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, जब दोनों सेम पोजीशन पे बैठेंगे तो क्रॉस, किसने किसको क्रॉस किया, ए ने सी को क्रॉस किया, कौन से पॉइंट पे, जैसे इसको मैं बोलूं पी, तो पी पॉइंट पे क्रॉस किया। अच्छा अब देखो बी, तो टी इक्वल टू 0 पे चलना स्टार्ट हो गया था, और ये कुछ देर यहाँ खड़ा रहा, तो यानी अगर कुछ देर बाद की मैं कंडीशन बनाऊं तो ए तो ओरिजिन पे ही रह गया, बी कुछ आगे पहुंच चुका, और सी कुछ यहाँ पर पहुंच चुका। अच्छा अब देखो सी सबसे धीरे चल रहा है और ये सबसे तेज चल रहा है, तो ये इसको भी क्रॉस करेगा और इसको भी क्रॉस करेगा। देखो ए वाला जो है वो इतने टाइम तक तो चला ही नहीं ना, बट सबसे तेज चल रहा है, तो इसको दोनों क्रॉस करेगा। तो मैंने कहा ए सी को कहां क्रॉस करेगा, पी पॉइंट पे, ए और सी कब क्रॉस होंगे, पी पॉइंट पे। मैंने कहा ए बी को कब क्रॉस करेगा, तो ए और बी क्रॉस होंगे इस क्यू पॉइंट पे, कब होंगे, ए और बी का जो क्रॉसिंग होगा वो होगा क्यू पॉइंट पे। अच्छा जी, अब देखो ये तो ए की बात हो गई। अब ये सबसे धीरे चल रहा है, तो इसको तो ये भी क्रॉस करेगा। अब ये इसको कब क्रॉस करेगा,
जो जहां पे बी और सी के ग्राफ, बी और सी, ये आर पे, तो आर पॉइंट पे कौन क्रॉस करेगा, आर पॉइंट पे सी और बी और सी, ये आर। अच्छा, क्या ये तीनों अलग अलग पॉइंट भी क्रॉस हो रहे हैं? यस सर। यानी तीनों, अगर मैं कहूं क्या तीनों कार कभी सेम पॉइंट पे आएंगी? नहीं, तीनों कभी भी बराबर नहीं आएंगे। देखो ये सबसे पहले देखो, ये बी तो सी को क्रॉस कर ही चुका होगा, उसके बाद बी, सबसे पहले ये बी चलता चलता सी को क्रॉस कर जाएगा, यानी बी यहाँ पे आ जाएगा। अब ए आ रहा है पीछे से, ए पहले सी को क्रॉस करेगा तो बी आगे रहेगा, फिर ए बी को क्रॉस करेगा तो सी पीछे रह जाएगा, तो कभी भी ये तीनों कार एक जगह नहीं आएंगी। अच्छा जी, तो ग्राफ समझ में आया आपको? ओके, और देखिए, ये एक्सटी ग्राफ के बारे में, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं एक्सटी वीटी एटी, ठीक है। अच्छा जी, और देखो ये नीचे स्लोप और ये ऊपर एरिया, नीचे स्लोप और ऊपर एरिया। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं भाई आपके वीटी ग्राफ की। किसकी बात कर रहा हूं? आपके वीटी ग्राफ की। तो मैंने सिंपल सा बोला वीटी ग्राफ किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के। यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी क्या रहेगी भाई? कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो देखो ये v और ये t। अच्छा, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? एक्सीलरेशन बताएगा क्या? वीटी ग्राफ का स्लोप बताएगा एक्सीलरेशन। और v अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। यानी ये जो इसका स्लोप है, वीटी ग्राफ का स्लोप, वो कितना आएगा? 0 आएगा, तो वही ग्राफ बनेगा ऐसा। थीटा कितना रहेगा? 0। भाई v कांस्टेंट है, यानी v तो कभी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा ना। इस टाइम पे देखोगे तब भी वेलोसिटी इतनी, इस टाइम पे देखोगे तब भी वेलोसिटी इतनी। क्या वेलोसिटी सेम रहेगी? यस सर। अब वेलोसिटी सेम है तो एकदम स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही होती वैसे, घट रही होती वैसे, पर फिलहाल तो आपका ऐसे आने वाला है। बात समझ में आई? चलो, और देखो ये वीटी ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब वीटी ग्राफ का स्लोप जो कि 0 है, ये तो मैं ग्राफ देख के मैं बोलूंगा कि ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। तो मैं अगर आपको पूछूं ये ग्राफ देख के एक्सीलरेशन बताओ, तो स्लोप निकाल लो। स्लोप तो कितना आ गया? 0। अच्छा, इसका एरिया भी बताता है। इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट बताएगा। जैसे मैं कहूंगा 5 सेकंड में कितनी दूर चला जाएगा, तो ये भाई 5 सेकंड मान लो यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक का आप एरिया निकाल दीजिए। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं बेटा, ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। चलो जी, और देखो जैसे मैं आपसे सिंपल पूछूं, सिंपल मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या बता, और भी ग्राफ बनेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के। जैसे मैं आपसे सिंपल बोल दूं एक क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे चला, ये v, ये t, ये 5, ये -5, ये 0, ये 2, ये 4। मैंने आपसे पूछा कि देखो 0 से 2 सेकंड तक, 0 से 2 सेकंड तक वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चालू हुआ तो वेलोसिटी ऐसी है। कितने टाइम तक? ये इधर कितने टाइम तक चला? 2 सेकंड। फिर मान लो ये 2 सेकंड तक चलता चलता यहाँ पहुंच गया, 2 सेकंड में यहाँ से इधर चला। अच्छा, 2 सेकंड के बाद इसने जस्ट रिवर्स, वेलोसिटी कैसी हो गई है? नेगेटिव, और इसने इधर चलना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा 0 से 4 सेकंड तक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बता दीजिए। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताऊं मैं आपको। तो देखो 0 से 2 सेकंड तक अगर मैं ये निकालूं तो ये बताएगा बेटा आपका एरिया क्या बताएगा? वीटी ग्राफ का एरिया क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है। अभी लिखा था ना वीटी ग्राफ का एरिया क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। स्लोप क्या बताता है? एक्सीलरेशन। तो यहां से यहां तक ये 2 सेकंड में एक्सीलरेशन कितना रहा है? 0। वेलोसिटी क्या रही है? कांस्टेंट 5 रही है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? इसका एरिया। तो क्या इसका एरिया 5 × 2 क्या 10 मीटर आ जाएगा? यस सर। तो ये स्टार्टिंग में मान लो यहाँ से चला तो यहाँ से 10 मीटर पहुंच गया 2 सेकंड में। ये t = 0 पे था, t = 2 सेकंड पे था। अब क्या 2 सेकंड में इसने डायरेक्शन रिवर्स कर ली? यस सर। अब ये इधर चला। अच्छा, इधर कितना चला भाई? इसका एरिया निकालो। 2 से 4 तक ये लेंथ तो 2 हो गई, और ये कितना हो गया? 5।
तो कितना चला 10, तो यानी कि यहाँ से 10 मीटर इधर गया, तो वापस से अगले 2 सेकंड में ये यहाँ पर आ गया वापस से 10 मीटर घूम के। तो क्या ये स्टार्टिंग क्या इनिशियल पोजीशन पे वापस पहुंच गया है? यस सर। देखो ये t इक्वल टू 0 पे जहाँ था, t इक्वल टू 4 पे भी ये वही है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, और मैं कहूँगा बेटा डिस्टेंस कितना है, तो आप कहोगे सर जी डिस्टेंस तो 10 गया 10 आया तो 20 है ना। सिंपली अगर आपको निकालना है तो देखो ऊपर के एरिया को मान लो पॉजिटिव और नीचे के एरिया को मान लो नेगेटिव, और अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछूं डिस्प्लेसमेंट, तो सभी एरिया को सिंपल जोड़ दो, पहला +10 दूसरा -10 बराबर 0, और जब भी पूछूं डिस्टेंस तो सभी एरिया के मोड ऐड कर लीजिए, यानी +10 का मोड प्लस -10 का मोड, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव होती नहीं है, तो ये कितना जाएगा 10, और ये +10 हो जाएगा, 10 + 10 कितना हो जाएगा 20 मीटर। ये आपके पास क्या आ गया। अच्छा, और देखो जनरली बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बताता हूँ। मैं कहूँगा क्या t = 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था? t = 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था? नहीं, कहाँ कह सकते हैं? t = 0 पे उसकी वेलोसिटी तो 5 थी और वो इस डायरेक्शन में थी, पर इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो ओरिजिन पे था। मैंने कहा था देखो पार्टिकल मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, अब ये पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है ना, अब इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितने होंगे तो डिपेंड करेगा कि आपने ओरिजिन कहाँ माना है। मैंने कहा कि इस पॉइंट पे था तो पहले वेलोसिटी प्लस तो इधर गया, और 2 सेकंड के बाद वापस से वेलोसिटी नेगेटिव तो इसी पॉइंट पे। इसका मतलब तो ये है कि सिर्फ स्टार्टिंग में 2 सेकंड इधर गया, वापस 2 सेकंड इधर आ गया और स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे पहुंच गया है, पर इसका ये कोई मतलब नहीं कि स्टार्टिंग पॉइंट जहां से चला था वो ओरिजिन था। t = 0 पे इस ग्राफ से मुझे क्या पता चल रहा है, t = 0 पे v = 5 है, t = 0 पे v = 5 है। तो ऐसा कोई जरूरी है क्या कि जैसे मान लीजिए ओरिजिन है, ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टिकल यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से इसने मोशन स्टार्ट की, तो t = 0 पे मैंने 5 स्पीड दी, पर इस पॉइंट का ओरिजिन, अब मैं कहूँगी स्पीड 5 है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ओरिजिन के ऊपर होगा, ओरिजिन से इसका कोई लेना देना नहीं है ना। ये पार्टिकल t = 0 पे कहाँ था ये अभी अपन को नहीं पता है, बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, और देखिए वो ओरिजिन पे था या नहीं था, ये किससे पता चलेगा? ये xt ग्राफ से, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से पता चलेगा। इससे तो सिर्फ आप नेट डिस्प्लेसमेंट या आप क्या बता सकते हैं, नेट आपका नेट डिस्प्लेसमेंट एंड नेट डिस्टेंस, और वेलोसिटी तो आपको पता ही चल गई, इस ड्यूरेशन कांस्टेंट है, इस ड्यूरेशन भी कांस्टेंट है, माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है। अच्छा जी, और देखिए तो कभी मैं आपको बोलूं एक वीटी ग्राफ था, चलो यूनिफॉर्म मोशन को देखते रहेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन देखो, मैं कहूँ वीटी ग्राफ था, ग्राफ आया ऐसा, मान लीजिए मैंने वीटी ग्राफ आया, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि बताइए क्या t = 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था? नहीं सर, t = 0 पे वेलोसिटी 0 थी। क्या थी? वेलोसिटी 0, यानी पार्टिकल रेस्ट पे था। उसके बाद लगातार वेलोसिटी बढ़ती गई, फिर कांस्टेंट रही, फिर घटती घटती वापस से 0 हो गई, ठीक है। तो t = 0 पर पार्टिकल की स्पीड वेलोसिटी 0 है, ना कि पार्टिकल ओरिजिन पे है। वो कहीं भी हो सकता है ना, x = 4 पे भी खड़ा हो सकता है, x = 5 पे भी हो सकता है, t = 0 पे, तो वो कहाँ पर है ये बात की बात है। ये वीटी ग्राफ आपको नहीं बता पाएगा कि ये कहाँ पर है स्टार्टिंग में, ठीक है। बट आप t = 0 से ये बोल सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, है ना। जनरली ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो जाता है, तो मैं पूछूंगा कि क्या इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पे था, तो बच्चा कहता है हाँ सर। नहीं, इसका मतलब है स्टार्टिंग में उसकी स्पीड 0 थी, वो कहाँ पर था वो तो एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे पता ही नहीं ना, xt ग्राफ थोड़ी है, ये तो कैसा है वीटी ग्राफ। हाँ, अगर xt ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है xt, तब मैं पक्का बता दूंगा t = 0 पे वो पार्टिकल ओरिजिन के ऊपर था। बात समझ में? चलिए जी, और देखिए अब ये जो मैंने आपको ग्राफ बनाया था, क्या ये इसमें यूनिफॉर्म मोशन थी? नहीं सर, वेलोसिटी पहले बढ़ रही थी, फिर कांस्टेंट, फिर घट रही थी। पर जो आपको कंसेप्ट लिखा है, इसका जो एरिया है वो अब भी डिस्प्लेसमेंट बताएगा। वो तो जनरल कंसेप्ट है, जनरल कंसेप्ट है, उसका एरिया डिस्प्लेसमेंट बताएगा, वो तो बताएगा ही बताएगा। यूनिफॉर्म मोशन है तो ग्राफ बस ऐसे बन जाता है, तो इसके नीचे का एरिया निकाल लो। नॉन यूनिफॉर्म है यानी ऐसे है तो एरिया इसके नीचे का निकाल लो, ये वाला एरिया। तो बताएंगे तो सारी चीजें वो की वही, वो सबके लिए वैलिड है ना। अच्छा जी, थर्ड, अगर मैं बोलूँ 80 ग्राफ, क्या बोलूँ
एटी ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ जो आपका बनने वाला है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ वो कुछ ऐसा बनने वाला है, ये ए और ये टी। और आप तो अच्छे जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करूं तो ए कितना रहता है, 0। अच्छा ए 0 रहता है तो क्या इस पूरे एक्सिस पे ए 0 होता है? ये कोऑर्डिनेट इस एक्सिस पे क्या होता है, हमेशा 0। तो ये ग्राफ इस लाइन को ओवरलैप करेगा, यानी मुझे ये वाला ग्राफ दिखाई नहीं देगा। तो एटी ग्राफ आपका ब्लैंक रहता है। अब मैं तीनों ग्राफ आपके एक साथ बना देता हूं, देखते जाइए। जैसे मैंने आपको बनाया, देखिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्स टी ग्राफ ऐसा बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। आपका ऐसा भी बन सकता है, यानी लाइन स्ट्रेट आएगी। लाइन कैसी आएगी, लाइन स्ट्रेट। वो कैसी भी हो सकती है, ऐसी है इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पे है, ऐसी है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब इस डायरेक्शन में चल रहा है। और ऐसी है तो वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है। इसका स्लोप लोगे तो स्लोप tan की तक वैल्यू आएगी ना, तो देखो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड में tan कैसा होता है, नेगेटिव, यानी वेलोसिटी नेगेटिव है, यानी इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं ए ऑब्जेक्ट ये बी, तो यानी दोनों, तो एक एक्सिस इक्वल जो ए ऑब्जेक्ट है वो t इक्वल टू 0 पे कहाँ है, x इक्वल टू 0 पे। और ये वाला तो इसको मैं b बोलूं तो t इक्वल टू 0 पे कहाँ पे है, मान लीजिए 4 है तो x इक्वल टू 4 पे है ये पार्टिकल। अच्छा इसके स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये इधर जाएगा। इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये इधर आएगा और इस पॉइंट पे ये क्रॉस करेंगे। तो एक्सटी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन, वो कैसी भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे ऐसे है तो स्लोप नेगेटिव, ऐसे है तो स्लोप पॉजिटिव, और ऐसे है तो स्लोप 0 यानी रेस्ट पे, यानी रेस्ट पे, एक्सटी ग्राफ। ओके, दूसरा भाई वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ आपका कैसे बन सकता है, या तो ऊपर लाइन आएगी या नीचे लाइन आएगी। पर लाइन आएगी ये स्ट्रेट तो आएगी आएगी, इसके साथ हॉरिजॉन्टल हो जाती है। किसमें, सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन में। ऊपर है इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है आपकी, पॉजिटिव, और नीचे है तो वेलोसिटी कैसी है भाई आपकी, नेगेटिव। वीटी ग्राफ, ठीक है। और एटी ग्राफ तक सोचना ही नहीं है, एटी ग्राफ तो ब्लैंक रहता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। एटी ग्राफ तो कैसा रहता है, ब्लैंक रहता है। चलिए ये आपके यूनिफॉर्म मोशन के कुछ ग्राफ थे, ठीक है। अब अपन जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के ग्राफ भी पढ़ लेंगे तब अपन ग्राफ पे और क्वेश्चन करेंगे, जिसमें ग्राफ का कुछ पार्ट मतलब ऑब्जेक्ट कुछ देर यूनिफॉर्म मोशन करेगा, कुछ देर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन करेगा, या जो भी करेगा, है ना। तो इनके मिक्सचर के क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। ये सिंपली सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड थे। अब आ जाइए मोशन का दूसरा टाइप। पहला टाइप क्या, यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा टाइप क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी का मतलब चेंज हो रही है। तो अब ये चेंज दो टाइप की हो सकती है, एक तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड यानी भाई वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यानी चेंज हो रही होगी। अब चेंज किस रफ्तार से हो रही है, और चेंज होने की रफ्तार कांस्टेंट है, यानी चेंज होने की रेट कांस्टेंट है, देन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, यानी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सीलरेशन तो आएगा ही आएगा, और वो एक्सीलरेशन कैसा आ रहा है, कांस्टेंट या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। इसका मतलब एक कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अपने सिलेबस में ये है, एक तो यूनिफॉर्म मोशन अपन ने पढ़ा था वो था, और एक है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ऐसा नहीं कि अपन इसके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, मैं आपको सवाल कराऊंगा आप इसके भी कर पाओगे, ठीक है। पर फिलहाल आप समझिए कि यूनिफॉर्म मोशन आपके सिलेबस में और यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन आपके सिलेबस में, और ये आपके इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या, उसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्या था, उसके ग्राफ बनाए थे, सेम ऐसे ही। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के बारे में बात करेंगे, इसकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल क्वेश्चन करेंगे, फिर दोनों के मिक्सचर के ग्राफिकल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद रिलेटिव मोशन करेंगे, देन ये 1D चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1D, फिर स्टार्ट होगा 2D, ठीक है। चलिए करते हैं।
तो अब हेडिंग है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। मतलब देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। अच्छा जी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब एक्सीलरेशन क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट। अच्छा, अब ये जो मोशन है ना, ये जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, ये कितने टाइप की हो सकती है, 1D 2D 3D। आप बताइए, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो 1D, अगर प्लेन में चल रहा है 2D, और अगर स्पेस में चल रहा है, मतलब ऐसी मोशन जिसको एक प्लेन में कंटेन नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, 3D मोशन, है ना। इसके बारे में हम छोटी सी बात बताऊंगा, ये 3 टाइप की होती है ना। फिलहाल तो अपन 1D पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में अपन 2D पढ़ने वाले हैं, पर फिलहाल इसमें क्या पढ़ेंगे, 1D। अच्छा, एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होती है भाई, वो वेलोसिटी में चेंज की डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में जरूरी नहीं है कि एक्सीलरेशन आएगा। वो बात समझ में आ रही है। अच्छा जी अच्छा देखिए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं भाई 1D की, 1D का मतलब ऑब्जेक्ट कैसा चलेगा, स्ट्रेट लाइन। कैसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन में, आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है, पर स्ट्रेट लाइन में ही होगा। अच्छा, तो अब देखो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, चाहे ऐसे चले चाहे ऐसे चले, तो देखो अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस या एडिशन दोनों उसी डायरेक्शन में आते हैं बेटा। इसलिए इसमें जो 1D मोशन में बात करूंगा तो जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है और डी वी वेक्टर की डायरेक्शन है ये सेम तो होती है, और ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग आती हैं। कैसे आती हैं, स्ट्रेट लाइन के अलोंग आती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, बेटा कोई ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है तो देखो वाई तो हमेशा 0 है, सिर्फ इधर चल रहा है तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। ये मोशन कैसी है, 1D। अगर ये ऑब्जेक्ट इधर चलता तब देखो एक्स हमेशा 0 रहता, सिर्फ वाई चेंज होता। क्या होता, वाई चेंज। तब भी ये कैसी होती, 1D। और अगर ये ऐसे चलता तो ऐसे चलता देखो कुछ देर बाद एक्स की वैल्यू भी चेंज हो जाती और इधर से वाई की वैल्यू भी चेंज हो जाती। तो कितने कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं एक साथ। तो ऐसे चले तो सिर्फ एक्स चेंज, ऐसे चले तो सिर्फ वाई चेंज, और ऐसे चले तो जैसे यहाँ से यहाँ आया तो क्या एक्स भी चेंज हो गया होगा और क्या वाई भी चेंज हो गया होगा, हाँ दोनों चेंज हो गए। पर ये मोशन भी 1D है, चल तो ये स्ट्रेट लाइन में रहा है ना। ऐसा कोई रोल नहीं सर, एक कोऑर्डिनेट चेंज है तो 1D, दो कोऑर्डिनेट चेंज हो गए तो 2D। अब देखो क्योंकि वो दो कोऑर्डिनेट क्यों चेंज हो रहे हैं, देखो ये अब भी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ऐसा ऐसा स्ट्रेट लाइन है, 1D मोशन है, फिक्स कर लीजिए ना। अब वो ऐसा क्यों आ रहा है दो कोऑर्डिनेट से, तो ये क्योंकि एक्स और वाई मैंने माने हैं, मैंने इधर माने। मान लो मैं एक्स इधर मान लेता और वाई इधर मान लेता, तो देख भाई मैं तो मानता हूँ है ना। अलग अलग जगह पे अगर आप अपने घर पे बैठ के आपकी कॉपी किसी और डायरेक्शन में होती है, मेरा बोर्ड किसी और डायरेक्शन में है, आप अपनी कॉपी के अकॉर्डिंग एक्स वाई बनाते हो, मैं मेरे बोर्ड के अकॉर्डिंग एक्स वाई एक्सेस बनाते हो, सबके ऐसे थोड़ी पैरेलल हैं इसके, ठीक है। तो वो किधर भी माने जा सकते हैं। अगर मैं ऐसा मान लेता ये एक्स और ये वाई, देन सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता, कितना चेंज होता, एक्स। तो आप समझ लीजिए अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो क्या स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो मोशन होगी 1D। अच्छा, दूसरी बात कि देखो अगर स्ट्रेट लाइन में चला तो जो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट आपके चेंज हो रहे हैं, बोल बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर तो मैं क्या करता हूं कि 1D में चल रहा है तो एक्स वाई बीचों बीच ये ऐसा रहा है, दोनों चेंज हुए, उसके बाद भी ये 1D मोशन है। कैसी है, 1D मोशन। तो मुझे 2D का कैसे पता चलेगा, 2D का कैसे पता चलेगा, हाँ जी 2D का कैसे पता चलेगा। जैसे मान लो अभी आप एक चीज समझना कोर्स से कि ये मान लो किसी t टाइप के पार्टिकल यहाँ पे है और इसका x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट y है। तो अगर मैं r वेक्टर लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, x i कैप प्लस y j कैप। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं dr बाई dt वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई dt i कैप dy बाई dt j कैप। और ठीक है, ये क्या बन जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट को आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट। तो वेलोसिटी dx बाई dt क्या है,
एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होने की रेट, यानी ये एक्स कितना फटाफट चेंज हो, ये एक्स चल रहा है ना, तो क्या एक्स चेंज हो रहा है? यस सर। क्या वाई भी चेंज हो रहा है? यस। अब एक्स जिस रफ्तार से चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, और dy बाई dt यानी वाई कोऑर्डिनेट कितना फटाफट चेंज हो रहा है इसको बोलेंगे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो इसको लिखा जाएगा vxi कैप प्लस vy j कैप। बोलो सही है, vxi कैप प्लस vy j कैप। अच्छा, अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालूं, अब सीरीज बात है, अगर स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट चल रहा है, किसमें चल रहा है? स्ट्रेट लाइन में, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी तो हमेशा एक सिंगल डायरेक्शन, जैसे ऐसे चल रहा है 1D में, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हमेशा इधर ही होगी। तो आप कभी भी पूछूं 1D या 2D, तो आप हमेशा वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन निकाल लो। अब मैंने वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालना था? vy बाई vx। अगर ये चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, चलो एक बात, तो इसका मतलब ये 2D में है वरना 1D में है। चलो मैं थोड़ा सा और सिंपल बताता हूं। जैसे देखो, मैंने कहा कि जैसे xt ग्राफ है, ये मान लो x और t, सिंपल 1D में समझो आप, तो क्या dx एक ही कोऑर्डिनेट, ये x और t ग्राफ, ध्यान दो ये xt ग्राफ लाया मैंने ना, वो yx ग्राफ था, सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो भाई जो x यानी ये सिर्फ x एक्सिस का लॉन्ग चल रहा है, y का कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो ये dx बाई dt ये x डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट चेंज होने की रेट है, यानी vx वेक्टर है। क्या चीज है ये? vx वेक्टर। x डायरेक्शन में इसकी जो स्पीड है, उस वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड dx बाई dt है। अच्छा, अगर ये ऐसा होता तो देखो, अब ये मोशन मैं कहूं ये 1D है 2D, देखो ऐसा, यानी देखो क्या चेंज हुआ है ऐसा बनाने से? xt ग्राफ का स्लोप यानी vx चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? vx। पर देखो चल अब vx एक्सिस को रोक मिला है, पर वेरिएबल स्पीड से चल रहा है। कैसे चल रहा है? वेरिएबल स्पीड से। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब स्लोप घट रहा है, और स्लोप घट रहा है इसका मतलब vx घट रहा है, यानी इधर चलता जा रहा है, धीरे होता जा रहा है। अब भी मोशन कैसी है भाई? आपकी 1D मोशन है, क्योंकि आप इसको जनरल कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे तो आप ऐसा लिखेंगे कि सर जी देखिए v वेक्टर इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप, और जो डायरेक्शन है वो कितनी आएगी जी? vy बाई vx, और सिर्फ x एक्सिस में चल रहा है तो y में तो हमेशा 0। तो क्या डायरेक्शन में कभी चेंज आया वेलोसिटी की में? नहीं सर। तो वेलोसिटी की जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, जब तक तो इसका मतलब पाथ जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही रास्ते पे चल रहा है। देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन, जैसे मैं अभी इधर चल रहा हूँ तो मेरा वेलोसिटी वेक्टर इधर है, मैं मुड़ते ही मेरा वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो जाएगा, और मुड़ते ही मोशन कैसी हो जाएगी आपकी? 2D में। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बोला कि पार्टिकल है वो xy प्लेन में मोशन कर रहा है। किसमें मोशन कर रहा है? xy प्लेन में, और उसका x कोऑर्डिनेट है ना वो टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है, और y कोऑर्डिनेट टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो भाई r वेक्टर लिखूं किसी भी t टाइम पे, तो t टाइम पे x कोऑर्डिनेट कितना भाई? r कितना होता है? xi कैप प्लस y j कैप, किसी भी t टाइम पे पोजीशन वेक्टर, और x की वैल्यू किसी भी t टाइम पे कितनी होगी? 2ti कैप प्लस 3tj कैप। ये आ गया आपके पास r, किसी भी t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो वेलोसिटी वेक्टर कितना हो गया भाई? 2t का 2i कैप प्लस 3j कैप, कितना आ गया? 2i कैप प्लस 3j कैप। अब क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है? वेलोसिटी की डायरेक्शन आ रही है 3/2। नहीं सर, vy बाई vx। क्या इसमें कहीं पे टाइम की टर्म आ रही है? नहीं सर, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, यानी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। कैसा चल रहा है? स्ट्रेट। क्या x भी चेंज हो रहा है? यस सर। क्या y भी चेंज हो रहा है? यस सर। पर क्या पार्टिकल अब भी स्ट्रेट लाइन में है? यस सर। और वैसे भी आप बोझ देखो, यहाँ से अगर आप t की वैल्यू निकालोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी? t कितना आएगा? y बाई 3, और ये t की वैल्यू आप इधर पुट कर दो तो x बराबर 2 और t की वैल्यू रख दो y बाई 3, यानी आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 0। बोलो आया कि नहीं आया? देखो x और y में जो रिलेशन होता है इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यानी
उसके पाथ की इक्वेशन। अच्छा ये क्या इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है, आप 10th में पढ़ चुके हो, देखो ax प्लस by इक्वल टू c। क्या ये स्ट्रेट, अगर c 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये ओरिजिन से ग्राफ पास होगा। बाकी आपके पास ग्राफ कैसा आने वाला है, ऐसा देखो ये स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, यानी ग्राफ स्ट्रेट, यानी ऑब्जेक्ट तो स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है। और अगर आप ये दो, आपको ये दो कोऑर्डिनेट दिए, या तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल लो, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन आ रही है मतलब वन डी मोशन है। और अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, कोई प्लेनर ग्राफ आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, आपका प्लेनर मोशन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा जी, तो देखो या तो आप ऐसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हो, या फिर आप सबसे पहले आर वेक्टर लिखो, उसको डिफरेंशिएट कर लो, वेलोसिटी वेक्टर लिख लो, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन निकाल लो। अगर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि 2D मोशन है, और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब 1D मोशन है। चलो भाई देखो, और देखो या आप ऐसा लिख सकते थे, देखो x बराबर कितना भैया, x बराबर 2t लिया था आपने, y बराबर कितना लिया था 3t। अगर आप लिख लो dx by dt तो कितना आ गया 2, और लिख लो भाई dy by dt कितना आ गया बेटा 3 आ गया। अब आप इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो dy by dt अपॉन dx by dt बराबर 3/2। क्या dt कैंसिल हो गया, dy by dx इक्वल टू 3/2। क्या ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी y-x ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट रहेगा। अगर ये स्लोप टाइम के साथ, जैसे मान लो यहाँ पे आ जाता है t, इसका मतलब टाइम बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा ऐसा। अगर स्लोप घट नीचे t आ जाता तो कुछ इस टाइप का, मतलब घटता स्लोप। अभी आ ही नहीं रहा, तो y और x ग्राफ बनाओगे, देखो दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, पर देखो x और y चेंज हो रहे हैं, तब भी x और y का जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप चेंज नहीं हो रहा। और जो ये ग्राफ का स्लोप है, एक्चुअल में आप गौर से देखो तो ये वेलोसिटी तो है, जो ग्राफ का स्लोप आता है वो वेलोसिटी तो आता है। अच्छा देखो वैसे ये क्या है, अगर मैं चाहूं तो इसको लिखना, ये vy, ये क्या है बेटा vx, और आपने 2/1 किया है तो क्या निकाला है, v/vx ही तो निकाला है। और देखो वही मैं आपसे कह रहा था, पहले आप r वेक्टर लिख लो, फिर v वेक्टर, और v वेक्टर की डायरेक्शन vy/vx से निकालना है। वो समझने के तरीके अलग अलग हैं, तो मैं पहले r वेक्टर लिखूं, r वेक्टर को डिफरेंशिएट करके v वेक्टर लिखूं, और फिर v वेक्टर की डायरेक्शन लिख लूं। या फिर आप ऐसा कर लो, dx by dt लिख लो, dy by dt लिख लो, और फिर dy by dx निकाल लो, तो ये y-x ग्राफ का स्लोप आ जाएगा। और y-x ग्राफ का स्लोप अगर कांस्टेंट है, स्लोप चेंज ही नहीं हो रहा, इसका मतलब पार्टिकल कैसा चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ये y-x प्लेन में चल रहा है, यस सर, पर y-x प्लेन में ऐसे चल रहा है कि y-x ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट आएगा, यानी कैसी आएगी आपकी स्ट्रेट लाइन। वो सब अपने समझने के तरीके हैं, और सारी बातें एक ही हैं, है ना। तो कितने तरीके से पता लगा सकते हैं, y और x दोनों की वेरिएशन दे रखा है, तो आप क्या कीजिए, या तो y-x इक्वेशन निकाल लीजिए, या तो यहां से जैसे t की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, y-x इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल लीजिए, और वो ड्रॉ कर लीजिए। अगर वो स्ट्रेट लाइन आ रही है तो 1D मोशन, नहीं आ रही तो 2D मोशन। या फिर आप क्या कीजिए, आपसे x और y कोऑर्डिनेट दिए तो r वेक्टर लिखिए, v वेक्टर लिखिए, और फिर इसकी डायरेक्शन निकालिए। डायरेक्शन में अगर टाइम नहीं आ रहा है कहीं पे भी तो स्ट्रेट लाइन है, टाइम आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी प्लेनर मोशन है। ऐसे ही, या फिर आप क्या निकाल लीजिए, dx by dt निकाल लीजिए, dy by dt निकाल लीजिए, और दोनों को डिफरेंशिएट, दोनों को डिवाइड करके dy by dx निकाल लीजिए। अगर ये टाइम पे डिपेंडेंट आ रहा है तो प्लेनर मोशन है, और टाइम से इंडिपेंडेंट आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन है, ये y ग्राफ का। तो कि आप कितने तरीके से निकाल पा रहे हैं, 3 तरीके से। वापस से देख लीजिए, पहला तरीका क्या, x और y दे रखा है, तो t को गायब करके xy इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालिए, वो चेक कर लीजिए वो स्ट्रेट लाइन की है या नहीं है। दूसरा तरीका, इससे r वेक्टर लिखिए, फिर v वेक्टर लिखिए, फिर डायरेक्शन निकाल लीजिए v वेक्टर की, या फिर यहाँ पे dx by dt, dy by dt, और उसके बाद dy by dx y-x ग्राफ का स्लोप निकाल लीजिए, है ना। 3 तरीके से निकाला जा सकता है। चलो भाई अब थोड़ी सी और बात करते हैं, देखो थोड़ा सा ना,
थोड़ा सा कंसेप्चुअल, थोड़ा सा सोचने वाली बात है, बाकी और कोई खास बात नहीं है ना। अगर बात क्लियर हो जाएगी तो आगे आपको बहुत आसानी पड़ेगी। देखो जैसे मैं कहूँ यहाँ से बेटा vx वेक्टर की वैल्यू क्या 2 आने वाली है, और यहाँ से मैं कहूँ vy वेक्टर की वैल्यू क्या 3 आने वाली है। अरे vx क्या है, vx क्या है, x डायरेक्शन में चलने की रेट, और x डायरेक्शन में चलने की रेट कितनी होगी, यानी vx बराबर कि x कोऑर्डिनेट कितना फास्ट चेंज हो रहा है dx बाई dt। बेटा ये कांस्टेंट है, t की पावर कितनी है 1, तो देखो कैसा आता है, पावर सामने आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, तो t की पावर 0 तो कितना हो गया 1, तो ये क्या रह गया 2। ऐसे vy आपने जो लिखा है वो क्या लिखा है dy बाई dt, तो भाई ये कांस्टेंट है, ये तो हो गया 3, और यहाँ पे t की पावर 1 है तो 1t 0, भाई ये भी कितना हो गया 3, क्योंकि t की पावर 0 कितना होगा भाई आपका 1, तो आपके पास vx और vy आ गया। तो आपने जो v वेक्टर की इक्वेशन लिखी वो लिखी 2i कैप प्लस 3j कैप, और लिखी या नहीं लिखी, यस सर। और ये मोशन कैसी है 1D, कैसी है 1D जनरली। अब मैं सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको एक बात समझ में आएगी, है ना। मैक्सिमम बच्चे रिसर्च कंसेप्चुअली ज्यादा क्लियरिटी नहीं होती है, उसका गलत जवाब देते हैं। इसमें कहूँ v वेक्टर बराबर 2i कैप, एक है v वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, एक है v वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। मैं कहूँ बेटा इनमें से कौन सी मोशन 1D है, कौन सी मोशन 2D है, कौन सी मोशन 3D है, बेटा तीनों की तीनों 1D है। ऐसा नहीं इसमें सर i काम आ रहा है तो 1D, i j काम आ रहा है तो 2D। अरे आप इसकी डायरेक्शन निकालोगे तो v बाई dx करोगे तो क्या कांस्टेंट आएगा, यस सर, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन कांस्टेंट आ रही है, चेंज नहीं हो रही है। ये तीनों की तीनों इक्वेशन भाई 1D के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल हैं 1D के। पहला है, पहले का मतलब है कुछ पार्टिकल ऐसे चल रहा है, दूसरी इक्वेशन का मतलब है पार्टिकल चल तो भी स्ट्रेट लाइन में रहा है पर कुछ ऐसा चल रहा है, और तीसरे का मतलब है कुछ पार्टिकल ऐसे 3D में, अगर इसको z एक्सिस मानो तो कुछ ऐसा टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है पर चल अब भी स्ट्रेट लाइन में रहा है। ये तीनों के तीनों एग्जांपल आपके 1D के हैं। चलिए जी और देखिए मैंने आपको बोला कि x इक्वल टू मान लो 2t है और y इक्वल टू है 4t स्क्वायर, ठीक है। मैं तो बताइए पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, तो सबसे पहले भाई मैं तो कहता हूँ आप हमेशा फिक्स रूल अपनाइए, xi कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप, ऐसा लिख लीजिए। फिर v वेक्टर लिख लीजिए, सर जी v वेक्टर लिखूंगा तो कितना आएगा, ये तो 2 ही बचा, 2i कैप प्लस पावर सामने आएगी तो 8tj कैप। बेटा डिफरेंशिएशन तो बड़ा फटाफट आना चाहिए ना, कभी कांस्टेंट इनटू x की पावर n होती है तो उसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये हो जाता है c इनटू n, पावर को सीधा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर को 1 कम कर दीजिए। तो जैसे ये है तो पावर सीधे से मल्टीप्लाई करो 8 और पावर 1 कम कर दो तो कितनी बची 1, इधर पावर t के ऊपर कितनी है 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और 1 पावर कम कर दी 0 बोला आया। तो वेलोसिटी वेक्टर की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो कितनी आएगी बेटा 8t/2, क्या बेटा 4t आया, यस सर, यानी स्लोप चेंज हो रहा है टाइम के साथ। अगर स्लोप चेंज हो रहा है यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी का स्लोप चेंज हो रहा है ना, ये वेलोसिटी है ना, सॉरी वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाली आपने v बाई dx से जो चेंज हो रही है यानी पार्ट टाइम के साथ है ना। तो इसका मतलब भाई जो ये पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बार बार चेंज होती रहेगी। ओके तो वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होगी तो मोशन कैसे होगी भाई 2D, यानी अभी इधर चल रहा है फिर अगले टाइम देखा तो डायरेक्शन कुछ और आ रही है, यानी इसका मतलब पहले डायरेक्शन इधर आ रही है फिर डायरेक्शन इधर आ रही है फिर इधर आ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार क्या हो रही है चेंज। तो भाई इसका मतलब ये मोशन कैसी है 2D प्लेनर मोशन है, कैसी है प्लेनर मोशन। तो अगर मैंने v वेक्टर ऐसा दे दिया इसका मतलब भाई ये प्लेनर मोशन है। देखो i j दो ही काम आ रहे हैं पर ये मोशन कैसी है 2D, क्योंकि vy बाई vx किस पे डिपेंड कर रहा है टाइम पे। चलो बेटा और देखो, अगर देखो मैं आपका इसका ग्राफ बनवाऊं आपसे कि y x की ग्राफ है, अब 1D होती तो स्ट्रेट आती, अब ग्राफ स्ट्रेट तो नहीं आएगा, कैसा भी है चाहे ऐसा है, ये सारी कैसे प्लेनर मोशन, तो ग्राफ आएगा कैसा। तो सबसे पहले इससे t निकाल लो, अब इससे t निकालोगे तो t की वैल्यू x/2 आ जाएगी, तो यहाँ पे रख दो x/2, तो y इक्वल टू 4, t की वैल्यू रख दो x/2 का स्क्वायर, तो y इक्वल टू 4x स्क्वायर बाई 4, क्या कैंसिल हो गया, यानी x स्क्वायर इक्वल टू y। बेटा आपको मैंने बताया था, देखो एक कोऑर्डिनेट पे 2 पावर आ रही है, एक पे सिंगल पावर आ रही है। बेटा ये जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा पैराबोला, कैसा बनेगा पैराबोला, ग्राफ की जो शेप आएगी पैराबोला।
और ये ग्राफ ऐसा रहेगा, ठीक है। ऐसा दो तीन टाइम आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यहाँ पे 4a की वैल्यू 1 है, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू, इस पे स्क्वायर होता है, इस पे सिंगल होता है, तो ग्राफ ऐसा आता है ना, वो तय टाइम बात है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये 2D मोशन है। तो ऐसा नहीं, देखो इसमें भी आई जे है, बट ये नहीं कि आई आया तो 1D, आई और जे आया तो 2D, आई जे के आया तो 3D, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना जी। चलिए वापस अपन तो पहुंचते हैं अपने वही यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर। तो अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं तो बेटा ए वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट, ए वेक्टर को आप लिख सकते हो dv वेक्टर बाई dt, ये क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यानी vt ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी अगर vt ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है तो vt ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। चलो तो ग्राफ में करना ही छोड़ा उसको। अच्छा वेलोसिटी, इसको क्या लिख सकते हो, dv वेक्टर इक्वल टू, या आप इसको लिखो, देखो a वेक्टर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और a वेक्टर को आप लिख सकते हो dv बाई dt, लिख सकते हो। आप इसको कैसे लिखो, देखो a वेक्टर dt इक्वल टू dv वेक्टर, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए बेटा। मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे, यानी जब मोशन स्टार्ट हुई उस समय वेलोसिटी u वेक्टर थी, और जिस समय t टाइम हो गया उस टाइम इसकी वेलोसिटी हो गई v वेक्टर। तो अब जो रिलेशन जो ड्राइव होगा उस रिलेशन में जो u जहां जहां आएगा, u होगा t इक्वल टू 0 टाइम पे वेलोसिटी, और v होगा किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी, है ना। जैसे मैं कहूंगा कि इनिशियल t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है उसको क्या बोला जाएगा, u वेक्टर को इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और v वेक्टर को बोला जाएगा फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, यानी किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी। चलो एकदम आगे की बात है, क्या ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यस सर। तो ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लो, अंदर जो इंटीग्रेशन बचेगा वो बचेगा dt 0 से t, और इधर बेटा dv वेक्टर का इंटीग्रेशन होगा v वेक्टर, और लिमिट लगाओगे u वेक्टर से v वेक्टर। चलो जी और देखो, इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे, थोड़ा सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा v वेक्टर माइनस यू वेक्टर, लिमिट रखी ना अपन ने, और इधर लिमिट रखोगे तो a वेक्टर तो है, ये कितना आएगा t माइनस 0, तो आपके पास आ गया v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a t, आ गया, जिसको आपने अब तक पढ़ा होगा v इक्वल टू u प्लस a t। ये बस वेक्टर फॉर्म में है, कैसी फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि वेलोसिटी है, सब डायरेक्शन है, क्योंकि 1D की बात कर रहे हैं तो इन सभी की डायरेक्शन एक ही, ना तो v की डायरेक्शन चेंज होती है, a भी उसी डायरेक्शन में आता है, तो अपन इसको स्केलर फॉर्म में भी लिख लेते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर अपन 1D की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 1D की। अगर 2D वगैरह की बात करेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में ही रखने पड़ेंगे, तो किस में रखने पड़ेंगे, वेक्टर फॉर्म में। पर फिलहाल तो 1D की बात है, तो 1D में आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। तो पहली इक्वेशन है वेक्टर मोशन की v इक्वल टू u प्लस a t, नहीं आया समझ में, a कांस्टेंट a, इसको इधर भेज दिया, इधर भेज दिया, ये आ गया, ये आ गया। आपने पहले इसको पढ़ा होगा ग्राफिकल मेथड से, है ना, ग्राफिकल मेथड से बता देंगे। ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके निकाली गई इक्वेशन है ना, कैलकुलस मेथड कहलाता है, क्या कहलाता है, कैलकुलस मेथड। a वेक्टर इक्वल टू दिस 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 दिस, है ना। यहां तक आप कीजिए, कल मैं आपको सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ड्राइव कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उसके बाद इसके ऊपर अपन ग्राफ करेंगे, रिलेटिव मोशन करेंगे, और इसकी एप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे, एप्लीकेशन, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जनरली कहां पर होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, इसमें खूब सारे क्वेश्चन आएंगे ना। तो क्या क्या करना है अपन को, दो इक्वेशन ड्राइव करनी है, उसके बाद ग्राफ्स पढ़ने हैं, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है, लास्ट आपको रिलेटिव मोशन पढ़नी है, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।